ओके, सो लास्ट क्लास मैंने बताया था व्हाट ऑल द एजेंडा फॉर दिस क्लास विल बी। ठीक है, तो क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, ये सारा डिस्कशन हमारा लास्ट क्लास हुआ था। सो टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विद सम ग्रामर। ठीक है, कुछ ग्रामर के इशू हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कुछ ग्रामर के रूल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, मैं ग्रामर में ये नहीं पढ़ाऊंगी कि नाउन क्या है या नाउन के टाइप्स क्या हैं। हालांकि ब्रीफली हम लोग उस चीज को डिस्कस कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि डिस्कस नहीं करेंगे, बट मैं वो चीज को लेकर पूरी क्लास में वही चीज नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, इम्पोर्टेंट रूल्स जो हैं, जो रूल इम्पोर्टेंट रखते हैं, जिस रूल को यूटिलाइज करके आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, वो रूल्स ज्यादा जरूरी हैं और उन रूल्स पे हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे। सो नाउन क्या है, एवरीबडी नोज कि किसी भी चीज का नाम होता है उसे नाउन कहते हैं। इतने टाइप के आपके नाउन होते हैं। कॉमन नाउन वो जो एक ग्रुप ऑफ समथिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे क्लास हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट या ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रॉपर नाउन आपका हो गया व्हेन यू रेफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन। ठीक है, मेरा नाम हो गया, आपका नाम हो गया, या मिल्टन बॉटल एक पर्टिकुलर ब्रांड का नाम है, तो ये सारे प्रॉपर नाउन हो गए। कॉन्क्रीट नाउन का गुड मतलब होता मॉर्निंग है, मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे। कॉन्क्रीट नाउन का मतलब होता है जहां पर आपका जो नाउन है, जिसका आप नाम ले रहे हैं, वो जो ऑब्जेक्ट है या वो जो पर्सन है, ठीक है, वो फिजिकल है। ठीक है, कोई भी फिजिकल चीज, ठीक है, जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, बॉटल हो गया, मैं हो गई, आप हो गए, ये सारे चीजें हम लोग फिजिकल है। ठीक है, इसे आप टच कर सकते हैं, इसे आप देख सकते हैं, इसे आप सुन सकते हैं, इसे मतलब समथिंग दैट यू कैन फील, that you can utilize your sense, 5 senses, आपके जो 5 सेंस होते हैं। ठीक है, टच हो गया, सीइंग हो गया, लिसनिंग हो गया है, ये हो गया, स्मेलिंग हो गया। ठीक है, ये सारे जो आपके सेंसेस हैं, ठीक है, ये सारे सेंसेस को यूज कर किया जा सके उस ऑब्जेक्ट पर या उस पर्सन पर, तो वो जो भी चीज का नाम है उसे कॉन्क्रीट नाउन बोलेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जस्ट उसके ऑपोजिट होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कॉन्क्रीट नाउन के ऑपोजिट होता है। वो चीज जिसे आप टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वो एक फीलिंग है। दैट मीन्स इफ यू आर फीलिंग सैड, तो सैडनेस को या हैप्पीनेस को आप टच नहीं कर सकते, आप देख नहीं सकते, आप सुन नहीं सकते हैं। ठीक है, ओनली यू कैन फील इट। ठीक है, या फिर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी बंदे को, अगर कोई सैड, तो आप उसे बस फेशियल एक्सप्रेशन से शायद पता चल जाए कि वो सैड है, बट आप श्योर नहीं कह सकते जब तक आपको उसका सिचुएशन के बारे में पता ना हो, या आप उससे बात ना करते हो, या आप उसके बारे में कुछ जानते ना हो। ठीक है, तो ये सारी जो फीलिंग्स होती हैं आपकी, जो एक मेंटल स्टेटस होता है आपका, या आपका जो मूड होता है, उन सब चीजों को जब नाम दिया जाता है तब वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, यू नो, जो काउंट किए जा सकते हैं वो नाउन है, जो नहीं काउंट किए जा सकते वो uncountable noun है. Now I might remind you that uncountable noun also include those noun that are measured. ठीक है, जिन चीजों को आप मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ 2 kgs of rice, तो कैन यू टेल मी is it countable or uncountable? 2 kgs of rice uncountable होगा या अनकाउंटेबल मैम। countable? अनकाउंटेबल। बिल्कुल अनकाउंटेबल होगा। क्यों अनकाउंटेबल होगा? कि इवन इफ T2 इट डिजिट 2, अगर उसमें डिजिट 2 है, इसके बावजूद 2 kg जो है, 2 kg जो है, वो उसका वेट है, ना कि नंबर ऑफ राइस ग्रेन्स। ठीक है, अगर मैं राइस ग्रेन, जैसे अगर कोई आर्टिस्ट है, वो राइस के दाने पर आर्टिस्टिक कुछ करता है, और मैं वो 5 राइस के ग्रेन्स लेके आती हूँ, ठीक है, उस टाइम पे वो राइस जो होगा वो काउंटेबल होगा। ठीक है, बट जब आप घर में राइस लाते हैं बनाने के लिए, खाने के लिए, तो वो राइस आपका अनकाउंटेबल होगा, बिकॉज यू नेवर काउंट द ग्रेन्स ऑफ द राइस। ठीक है, यू मेजर द राइस। ठीक है, तो जितने भी मेजरेबल चीज हैं, जैसे आपका एयर हो गया। अरबाज अंसारी इज इन योर क्लास? यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। ओके, इफ ही लॉग्स इन अगेन देन आई विल। ठीक है, तो जितने भी मेजरेबल चीजें हैं, ठीक है, एयर प्रेशर हो गया, वाटर हो गया, ये सारी चीजें आपके अनकाउंटेबल नाउन में आती हैं। कलेक्टिव नाउन, यू नो, जब एक कलेक्शन को, बंच ऑफ ट्रीज, ठीक है, फ्लॉक ऑफ शीप्स, ठीक है, ये सारे चीजें आपके
कलेक्टिव नाउन में आ जाती है, जब आप कलेक्टिवली किसी को एड्रेस कर रहे हो। नेक्स्ट आपका है लास्ट वन इज कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन का मतलब जब आप दो वर्ड्स को मिलाकर, दो एक्चुअल मीनिंगफुल वर्ड्स को मिलाकर एक वर्ड बनाते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट या किसी एक पर्सन को रेफर करने। फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर, सन और एक एक्चुअल वर्ड है जिसका कोई मीनिंग है, फ्लावर एक एक्चुअल वर्ड है जिसका एक मीनिंग है, और दोनों को मिलाकर आपने एक फ्लावर का नाम रख दिया सनफ्लावर। प्ले ग्राउंड, प्ले इज अ वर्ब, ग्राउंड इज अ नाउन, इस दोनों वर्ड्स को मिलाकर आपने एक ग्राउंड रिप्रेजेंट कर दिया जहां पर बच्चे खेलने जाते हैं या जहां पर कोई भी खेल होता है, जो भी कोई भी व्हेनेवर वेयरएवर यू गो टू प्ले, तो प्ले ग्राउंड एक कंपाउंड नाउन हो गया। ठीक है, आई होप देयर इज नो डाउट इन दिस। ठीक है, और भी अगर किसी तरह के नाउन का टाइप अगर आपको पता है तो, अगर नहीं पता है उसका डेफिनेशन तो आप पूछ सकते हो मुझे क्लास में। जो इम्पोर्टेंट थिंग है दैट इज योर द रूल्स इन द रूल्स हाउ टू यूज नाउन। ठीक है, किस तरह के नाउन आप कैसे यूज करेंगे, ये रूल्स ज्यादा जरूरी है आपके लिए। यहाँ पे लिखा है कि कुछ जो नाउन्स होते हैं वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं। सिंगुलर वर्ब का क्या मतलब हुआ कि दे आर, दीज नाउन्स आर ट्रीटेड एज सिंगुलर आइडेंटिटी और सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर ये नाउन्स को हम यूज करते हैं सेंटेंस में तो इनका यूटिलाइजेशन जो है वो एज सिंगल नाउन ही किया जाता है या सिंगल सब्जेक्ट किया जाता है सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल सीनरी हो गया या मशीनरी हो गया, फर्नीचर हुआ। ठीक है, फर्नीचर में बहुत कुछ आता है। ठीक है, टेबल आ गया, चेयर आ गया, बेड आ गया, डाइनिंग टेबल आ गया। ठीक है, आपका कबर्ड आ गया, ये सारी चीजें आपके फर्नीचर में आती हैं। बट व्हेन यू रेफर टू इट, ठीक है, आई हैव मूव्ड ऑल माय फर्नीचर फ्रॉम माय ओल्ड होम। ठीक है, तो यहाँ पर फर्नीचर जो है ये इसे सिंगुलर आइडेंटिटी यानी कि इसे सिंगुलर लिया जाएगा। फर्नीचर के साथ कभी भी आप आर नहीं लगाएंगे। आर क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि वो प्लूरल हो जाएगा फिर, और फर्नीचर हमेशा सिंगुलर रेफर किया जाता है। स्टेशनरी हो गया, स्टेशनरी में आपकी बुक्स आती हैं, कॉपीज आती हैं, पेन आता है, पेंसिल आता है, स्केल आता है, इरेजर आता है, ये सारी चीजें आपकी स्टेशनरी में आती हैं। लेकिन जब आप स्टेशनरी रेफर करते हो, देयर इज अ स्टेशनरी शॉप और देयर इज दिस स्टेशनरी शॉप इज वेरी गुड, यू कैन फाइंड एनी स्टेशनरी यू वांट। तो यहाँ पर स्टेशनरी वर्ड बोथ जगह पर, एक तो स्टेशनरी शॉप को रेफर कर रहा है तो वो तो ऑब्वियसली आपका एक पर्टिकुलर सिंगुलर हो गया क्योंकि एक ही पर्टिकुलर स्टेशनरी शॉप के बारे में बात कर रहे हैं। सेकेंड जो स्टेशनरी है दैट यू कैन फाइंड एनी स्टेशनरी इन दिस शॉप, यहाँ पर भी आपका स्टेशनरी वर्ड जो है वो सिंगुलर ही ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, जो अच्छा, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन, ये जितने भी रूल्स हैं ये सारे हमारे थोड़े पुराने रूल्स हैं। ठीक है, तो कहीं भी आप अगर इनका चेंजेस देख रहे हैं या कहीं भी इनका यूटिलाइजेशन आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि वहां पर उस रूल को नहीं लागू किया जा रहा है, देन लेट मी टेल यू, nowadays people are not very effectively using all these rules। ठीक है, बहुत ज्यादा, जैसे ये जो सेकेंड रूल है, ठीक है, सेकेंड रूल में क्या है कि कुछ जो नाउन होते हैं उनको हम लोग प्लूरल की ही तरह ट्रीट करते हैं इवन इफ दे आर इन सिंगुलर। लाइक अगर इनको सुनने में भी अगर आपको लगता है, जैसे प्लीजेंट्री है, प्लीजेंट्री का मतलब होता है जब आप किसी से मिलते हैं तो हाय हेलो करते हैं, ग्रीट करते हैं, गुड मॉर्निंग या जो भी ग्रीट कर रहे हैं, फिर पूछते हैं कि हाउ आर यू। ठीक है, आर यू फीलिंग वेल। ठीक है, ये सारी चीजें जब आप करते हैं, किसी के बारे में पूछना, किसी को ग्रीट करना, किसी को हाय हेलो करना, ये सारी चीजें आपके प्लेजेंट्री में आती हैं। तो ऑब्वियसली यू कैन टेल कि इट इज प्लूरल, बट सुनने में ये सिंगुलर लगता है। तो प्लेजेंट्री जो होता है, कहीं कहीं पर आप आजकल की जो अगर कोई नॉवल पढ़ते हैं या कोई बुक पढ़ते हैं, वहां पर प्लेजेंट्रीज लिखा जाता है, ये पहले नहीं किया जाता था। अभी के जितनी आपकी बुक्स हैं, कोई नॉवल अगर है तो वहां पर प्लेजेंट्री लिखा जाता है। बट अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप कोई क्वेश्चन करेंगे या फिर आप किसी कह सकते हैं कि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या इंटरव्यू वाले कोई एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, तो वहां पर ये रूल्स अभी भी लागू होते हैं। ठीक है, वो रूल्स जो हैं वहां पर अभी भी लागू होते हैं, तो इसीलिए ये रूल्स जो हैं पढ़ना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, अगर कोई कंपनी आती है तो उनका जो इनिशियल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसमें जो इंग्लिश का पोर्शन आता है, उसमें ये रूल्स के थ्रू यू कैन फाइंड द एरर
ठीक है, एरर वाला जो क्वेश्चन होता है ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करने के लिए, या फिर आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला होता है वो क्वेश्चंस भी आप इससे कर सकते हैं। जंबल सेंटेंसेस को मिलाना, वो क्वेश्चन भी इन रूल्स से बन सकते हैं। सो दीज रूल्स आर इम्पोर्टेंट, सो डोंट निग्लेक्ट दीज रूल्स। अगर आपको लग रहा है कि आपने कहीं पढ़ा है इन रूल्स का नेगेशन, तो प्लीज डोंट निग्लेक्ट दिस रूल्स, क्योंकि अभी भी जो क्वेश्चंस आपको आएंगे वो इसी बेसिस पे आएंगे। ओके, सो एज आई वाज टेलिंग कि यहाँ पर देखिए एग्जांपल गिवन है, द सीनरी ऑफ नैनीताल इज एन्चांटिंग। ठीक है, सीनरी मतलब क्या, नैनीताल में उसने जो भी देखा, जिस पर्सन ने उसने ये सेंटेंस बोला, उसने नैनीताल में जो भी देखा। 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट। यस, सो एज आई वाज टेलिंग कि आपका जो नैनीताल का सीनरी है, ठीक है, जिस पर्सन ने इस सेंटेंस को बोला होगा या लिखा होगा, उसने नैनीताल पूरा देखा होगा। ठीक है, बहुत सारे प्लेसेस विजिट किए होंगे, उन सभी को मिला के उसने सीनरी एक वर्ड रेफर कर दिया है, तो है ये प्लूरल। ठीक है, लेकिन इसको इज लिखा गया, द सीनरी ऑफ नैनीताल इज एन्चांटिंग। ठीक है, तो इस वर्ड्स को शी हैज गिवन एडवाइस, एडवाइस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, इंफॉर्मेशन नहीं होता है कभी भी, तो अगर ये गलती आप करते हैं तो कभी भी मत करिएगा। एडवाइसेस नहीं लिखे जाते थे, लेकिन आजकल लिखे जा रहे हैं, बहुत सारी जगह आप देखते हैं कि एडवाइसेस लिखे जाते हैं। हालांकि अकॉर्डिंग टू द रूल एडवाइसेस इज नॉट अ वर्ड और शुडंट बी यूज्ड। इंफॉर्मेशन हो गया, मशीनरी हो गया, मशीनरीज लिखा जाता है बहुत जगह, हालांकि ये गलत है, नहीं लिखना चाहिए, लेकिन फिर भी देर आर यूज, बिकॉज आजकल बहुत कॉमन कम्युनिकेशन में ये सारी चीजें उतना ध्यान नहीं रखता है कोई। ठीक है, इवन यू हैव इवन इफ यू हैव रेड सम आर्टिकल्स, तो वहां पर भी थोड़ा बहुत स्लैकनेस आप देखेंगे। ठीक है, कोई इतना ज्यादा एडिट नहीं करता है ये सारी चीजें, बट अकॉर्डिंग टू द रूल दीज थिंग्स शुड बी मेंशन्ड अकॉर्डिंगली। ठीक है, पोइट्री हो गया, बिजनेस हो गया, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स आपका जो वर्ड है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में एस लगा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लूरल है। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स इज अ हार्ड सब्जेक्ट। ठीक है, फिजिक्स इज हार्ड फॉर दोज हु डोंट अंडरस्टैंड द थ्योरी। ठीक है, तो इज इसलिए लग रहा है क्योंकि ये एक सब्जेक्ट को रेफर करते हैं, इसीलिए ये सिंगुलर है, इवन दो इनका स्ट्रक्चर प्लूरल वाला है। रूल नंबर 2 जो है दैट इज एज आई टोल्ड यू कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको आप जो प्लूरल ऑलरेडी हैं, जैसे पीपल हो गया, पीपल का मतलब क्या होता है और इसका सिंगुलर क्या है, कोई बता सकता है मुझे? पीपल का सिंगुलर क्या हुआ, यहाँ पर क्या लिखा है, नाउन दैट आर सिंगुलर इन मीनिंग दैट दे आर यूज्ड इन प्लूरल नाउन्स ऑलवेज यूज प्लूरल वर्ब्स, तो ये प्लूरल हुआ, पीपल मतलब प्लूरल हुआ, तो प्लूरल हुआ, पीपल किनको बोलते हैं? ठीक है, और इसका सिंगुलर क्या होता है वो कोई मुझे बता सकता है? एनी वन ऑफ यू? पीपल पीपल ही होना मैम चाहिए। पीपल इज ऑलवेज यूज एज प्लूरल। वो तो मुझे पता है, वही तो मैं कह रही हूँ कि प्लूरल होता ही है, लेकिन पीपल का मैम मतलब और इसका पीपल सिंगुलर ही हो होना चाहिए, सिंगुलर भी नहीं। नहीं। पीपल्स मीन मैम ग्रुप ऑफ मैन। हाँ, ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन, तो सिंगुलर इसका हो जाएगा पर्सन। जब आप एक यस मैम, इंसान, पर्सन। हाँ, जब एक इंसान को आप रेफर कर रहे हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, जब आपको जेंडर नहीं पता है तब आप पर्सन बोलते हैं, और एक से जहां ज्यादा हुआ तब आप पीपल बोलते हैं। ठीक है, इफ आई एम सेइंग 90% of the people says that COVID is we are going to overcome the COVID situation. ठीक है, तो 90% ऑफ पीपल का मतलब क्या हुआ, आपको एक्चुअल नंबर नहीं पता है। ठीक है, या एक्चुअल नंबर निकालने में आपको बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा या बहुत सारा डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन पीपल मतलब क्या हुआ, एक पर्सन से ज्यादा आपका नंबर है। ठीक है, पर्सन जो है एक से ज्यादा है। अगर मैं कहूँ one person who has attended the seminar is very adept in that subject. ठीक है, इसका मतलब कोई एक पर्सन है, चाहे वो मेल है, फीमेल है, चाइल्ड है या कोई ओल्ड एज है, कोई भी हो सकता है, तो वो एक पर्सन ने वेबिनार अटेंड किया है और वो उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है। ठीक है, तो व्हेन पीपल का सिंगुलर हो जाएगा पर्सन। ठीक है, और पीपल का मतलब होता है जब एक से ज्यादा पर्सन को आप रेफर कर रहे हैं, जब नंबर ऑफ पीपल आपके अनआइडेंटिफाइड हो या नंबर ऑफ पीपल आपको
अनकाउंटेबल टाइप के हों, ठीक है, जैसे क्राउड हो गया, ठीक है, जब क्राउड को रेफर कर रहे हो तो क्राउड आपका हो गया कलेक्टिव नाउन, ठीक है, आपने एक साथ पूरे क्राउड को रेफर कर दिया, लेकिन उनमें से कुछ पीपल, कुछ लोगों को आप रेफर कर रहे हैं, तब आप पीपल बोलेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल, आप नंबर ऑफ पर्सन आपको नहीं पता कितने आप छाट हैं उसमें से, ठीक है। पीपल हु हैव कमिटेड the people who have bunked classes please raise your hand, इसका मतलब क्या हुआ कि वो लोग जो क्लासेस कभी बंक किए हैं उन लोगों को हैंड रेज करने बोला जा रहा है, ठीक है। सो देयर इज नो स्पेसिफिक डाटा कि कितने नंबर ऑफ पर्सन रेज करेंगे हैंड, तो वहां पर आप पीपल रेफर करेंगे, और इनके साथ हमेशा आप प्लूरल नाउन ही लगाएं, सॉरी प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय कैटल, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं, ये सारे वर्ड्स में कंफ्यूजन होती है बच्चों की, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। कैटल का मतलब क्या होता है, कैन एनीवन टेल मी? कैटल का मतलब क्या होता है? एनिमल को मैम सिग्निफिकेंट, हाँ, किस टाइप? ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल, नहीं, ऑल टाइप्स मैम नहीं होता, एनिमल्स मैम मैमल मैम, कॉमन मैमल मैम, मैम मैमल Yes. एनिमल। एनीवन एल्स, एनीवन एल्स? ऐड कर मैम को मैम। मैम कॉमन नेम है एनिमल का। कॉमन नेम, अच्छा। सी फर्स्ट थिंग, कैटल का मतलब होता है कुछ एनिमल्स को रेफर किया जाता है, बट कैटल वो एनिमल्स होते हैं जिनको आप घर में रखकर उनसे बिजनेस करते हैं, ठीक है। कैटल आपका वो, कैटल एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जो जिनसे आप बिजनेस करते हैं, जैसे अगर आपके घर में काऊ है और उसका मिल्क जो है, उसका मिल्क आप बेचते हैं, ठीक है, और उससे कुछ प्रॉफिट कमा रहे हैं, देन इसका मतलब हुआ कि वो कैटल है, ठीक है। अगर आपके घर में बकरी है और उससे गोट्स है और उसका भी मिल्क आप बेच के कर रहे हैं काम उससे कुछ, तो वो भी आपका कैटल है। बट अगर आपके घर में कोई काऊ है और उसका मिल्क आप खुद ही यूटिलाइज कर रहे हैं अपने फैमिली में ही, देन इट मीन्स कि वो आपका पेट है, ठीक है। जैसे डॉग्स हो गया, जैसे कैट्स हो गए, ठीक है, ये सारी चीजें आपके पेट होती हैं, ये सारे एनिमल्स आपके पेट एनिमल्स होते हैं। बट अगर आप उन एनिमल्स को यूटिलाइज करते हो पैसा कमाने के लिए, जैसे शीप हो गया, ठीक है, शीप का वूल अगर आप बेच रहे हैं तो वो कैटल हो गया आपका। याक हो गया, उसका अगर आप फर बेच रहे हैं तो वो आपका कैटल हो गया। सो बेसिकली कैटल का जब आपको याद ना रहे तो हाँ, उन एनिमल्स को याद करिए जिन एनिमल्स से आप कुछ मुनाफा कमा सकते हैं, समथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेल फ्रॉम दैट एनिमल्स, वो केटल्स होते हैं। सो केटल आर ग्रेजिंग आर यहाँ पर लगाया गया बिकॉज दे आर ऑलवेज इन प्लूरल, ठीक है। नंबर ऑफ कैटल कितने हैं, एक एनिमल है, दो एनिमल है, नहीं मैटर करता है, कैटल है दैट मीन्स इट इज प्लूरल। पुलिस हैव कंट्रोल द सिचुएशन, पुलिस मतलब एक कोई बंदा पुलिस में थोड़ी जाएगा कंट्रोल करने के लिए सिचुएशन, बहुत सारे लोग रहेंगे, सो all the people who will be going there to control the situation is considered as police, सबको आप पुलिस, हाँ, तो इसलिए भी वो सिंगुलर लगता है बट होता तो एक से ज्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पर आप उनको उनके साथ हैव यूज कर रहे हैं जो कि प्लूरल के साथ यूज हुआ होता है। जेंट्री का मतलब अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता दूं, जेंट्री का मतलब होता है बेसिकली इट वाज a word that was used in for gentle person or gentleman, ठीक है। जेंट्री मतलब जेंटलमैन या जेंटल पर्सन या जेंटल लेडी, ठीक है। ये एक ब्रिटिशर्स का आप कह सकते हैं कि एक कॉन्सेप्ट है, वो लोग जो हाई अथॉरिटी या अरिस्टोक्रेट्स जिनको कहते थे, ठीक है, जिनके पास लैंड, जो लैंड ओन करते हैं, या फिर जो एक आप कह सकते हैं कोर्ट में, ठीक है, जो किंग या क्वींस का कोर्ट होता था उसमें कोई पोजीशन अपहोल्ड करते हैं तो उनको जेंट्री कहा जाता था, ठीक है। आज भी जेंट्री का मतलब यही है, जेंट्री का मतलब होता है जो एरिस्टोक्रेट्स में गिने जाते हैं, ठीक है, जो वेल्दी पर्सन होते हैं, जो वेल्दी पीपल होते हैं। जेंट्री हो गया, प्लेजेंट हो गया, और क्या बचा?
वर्मिन, वर्मिन का मतलब क्या होता है? वर्मिन का मतलब होता है कि जब आप उसका एग्जांपल मैं एक देती हूँ आपको। वर्मिन का मतलब होता है वो एनिमल्स या वो इंसेक्ट्स, ठीक है, जो क्रॉप्स को हार्म करते हैं, ठीक है, वो एनिमल्स या वो इंसेक्ट्स, कितने भी बड़े एनिमल्स हो सकते हैं, कितना भी छोटा इंसेक्ट हो सकता है, सभी एनिमल्स और इंसेक्ट जो आपके क्रॉप्स को, क्रॉप यानी जो खेती है, उसको हार्म कर रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें वर्मिन्स कहा जाता है। अगेन, वर्मिन आपका प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल है तो आप उसके साथ वर्ब भी जो है लगाएंगे प्लूरल वाला, ठीक है। आई होप कंपनी जो होता है, कंपनीज को आपने देखा होगा कि कहीं न्यूज़पेपर में या आर्टिकल वगैरह में कंपनीज लिखा जाता है, ठीक है, कंपनी ही नहीं छोड़ा जाता है। कंपनी को प्लूरल क्यों कहते हैं मैं बताती हूँ। इसका एक बच्चे का डाउट भी था ऐसा एक क्लास में कि अगर मैं रिलायंस कंपनी बोलूँ तो रिलायंस कंपनी तो एक ही है, तो वो प्लूरल कैसे होगा? कंपनी को आप प्लूरल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अगर कोई कंपनी है, ठीक है, अगर मैंने कहा रिलायंस कंपनी, तो रिलायंस जो है वो प्रॉपर नाउन होगा। क्यों प्रॉपर नाउन होगा? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कंपनी का नाम है। बट कंपनी जो है वो इटसेल्फ प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल नाउन है। क्यों नाउन प्लूरल है वो? क्योंकि कंपनी में कोई एक बंदा तो काम नहीं कर रहा है, कंपनी में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, सीईओ हैं, मैनेजर्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, एचआरस हैं, आईटी एक्सपर्ट्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, लोअर लेवल वर्कर्स हैं, बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं। तो वो एक तरह का एक ग्रुप ऑफ पीपल ही है जो एक ही गोल के लिए एक साथ काम कर रहा है। दैट इज व्हाई कंपनी इज रेफर्ड टू एज प्लूरल नाउन। एनी डाउट? Clear, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. यस। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन भी आपका प्लूरल नाम होगा क्योंकि Plural. हाँ, एक ही यहाँ पर गोल पाने के लिए हम लोग सबको इस साथ में काम करते हैं। नाउ रूल नंबर 3 सेज कि कुछ नाउन जो हैं, ठीक है, प्लूरल फॉर्म लेते हैं और प्लूरल वर्ब भी लेते हैं, यानी कि दोनों फॉर्म रहेगा, प्लूरल भी रहेगा, सुनने में भी लगेगा प्लूरल है, और उनके साथ आप प्लूरल वर्ब भी लगाएंगे। नाउ रिमेम्बर है, यहाँ पर बार बार वर्ब लिखा जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मेन वर्ब लगेगा, जरूरी नहीं है कि मेन वर्ब को रेफर किया जा रहा है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, Helping verb, actually. हेल्पिंग वर्ब भी जो है उनको भी यहाँ पर रेफर किया जा रहा है, वो भी यहाँ पर प्लूरल ही लगेंगे। ओके, सो ट्राउजर्स हो गया, सीजर्स हो गया, ये सारी चीजें आपके प्लूरल हैं। प्लूरल क्यों? ये हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करती हैं। ट्राउजर्स जो होते हैं, ट्राउजर्स पैंट्स हो गए, वो सारे पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। सीजर जो हो गया, सीजर्स पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। स्पेक्टिकल्स हो गया, स्टॉकिंग्स हो गया, शॉर्ट्स हो गया, शूज हो गया, शूज आपके हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। दैट इज व्हाई दे आर ऑलवेज प्लूरल। और प्लूरल के साथ हमेशा व्हाई आर माई ट्राउजर्स जो हैं, ठीक है, आई बिलीव देयर इज एन एरर, क्योंकि दोनों ही सेंटेंसेस सेम है और इनकरेक्ट करेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, इसको ये करेक्ट ही है दोनों, ठीक है। वेयर आर माई ट्राउजर्स, ठीक है, तो ट्राउजर्स भी आप ट्राउजर्स उसी फॉर्म में लिखेंगे, आर लिख रहे हैं क्योंकि एक से ज्यादा है, ठीक है। स्पेक्टिकल्स हो गया, ठीक है, आई बॉट न्यू स्पेक्टिकल्स, ठीक है, या आई बॉट न्यू शूज, ठीक है, शूज में एस लास्ट में इसीलिए लगता है, ठीक है, शू नहीं होता है, शूज होगा, क्योंकि दोनों पैर, लेफ्ट राइट दोनों पैर का आप शूज लेंगे, सो दे आर ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म एंड दे यूज प्लूरल वर्ब। इसमें कोई डाउट ज्यादा नहीं होना चाहिए आपको। फोर्थ रूल जो है, सम नाउन इंडिकेट्स लेंथ, मेजर, मनी, वेट और नंबर, बट व्हेन दे आर प्रोसीडेड बाय अ न्यूमेरल दे रिमेन अनचेंज्ड इन फॉर्म। इसका मतलब कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो या तो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर मेजर को या मनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इनके आगे आप कितना भी नंबर लगा दिए फिर भी ये अनचेंज रहता है, ठीक है, फिर भी ये अनचेंज रहता है। जैसे फुट हो गया, ठीक है, अगर मेरी 5 फुट हाइट है, ठीक है, अगर किसी की 6 फुट हाइट है, किसी की 7 फुट हाइट है, तो फुट तो चेंज नहीं हो रहा है। 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट, 1000 फुट, कितना भी मैं फुट बोल लूं,
फुट तो आपका फुट ही रहेगा, उसके आगे आपको कोई वेरिएशन चेंज करने की जरूरत नहीं है। पेयर ऑफ शूज अगर मैं बोलूँ तो पेयर्स बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। पेयर ऑफ शूज मतलब लेफ्ट राइट दोनों शूज। डजन का मतलब आप जानते हैं 12 होता है, ठीक है। 12 कुछ भी हो, ठीक है। 12 अगर एक साथ है तो डजन हम बोल रहे हैं। तो मैं अगर 2 डजन बोलूँ, 3 डजन बोलूँ, 3 डजन या 4 डजन, 5 डजन, कितना भी नंबर में बढ़ाते जाऊँ, डजन आपका डजन ही रहेगा। 100 हो गया, 1000 हो गया। तो अगर मेरे पास 500 है, मेरे पास 20 है, ये सारी चीजें आपके 2000 है, 5000 है, 10,000 है, सबके लिए आपका 1000 ही रहता है, 100 ही रहता है। यही चीज यहाँ पर बताई जा रही है। ओके, एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया गया है, इट इज अ 4 years डिग्री कोर्सेज इज इनकरेक्ट। इट इज अ 4 year डिग्री कोर्स। ईयर जो है आपका 4 year, 5 year, ठीक है। सेकेंड ईयर मैं लिखती हूँ, थर्ड ईयर आपका जो लिखाता है ग्रुप के नाम के आगे, तो वो थर्ड ईयर हो, फोर्थ ईयर हो, ठीक है, उस या फिर 3 year हो, 4 year हो, तो उसमें ईयर्स लगाने की मुझे जरूरत नहीं है ना। अगर मैं नंबर लिख रही हूँ, अगर मैं नंबर लिख रही हूँ तो मुझे ईयर्स लगाने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये चीज आपने देखा होगा कि जनरल लैंग्वेज में इफ आई एम टेलिंग कि हाउ मच ओल्ड यू आर, तो एज बताते हैं तो उसमें ईयर्स लिखते हैं। बहुत कोई लिखता है ईयर्स कि आई एम 30 years old, आई एम 40 years old, आई एम 12 years old, ठीक है। सब कोई ईयर्स ही लिखता है, हालांकि अकॉर्डिंग टू द रूल इट इज नॉट करेक्ट। बट उतना स्लैकनेस है, कोई उतना ध्यान नहीं देता है, दैट इज व्हाई it is nowadays it is more casually taken. Rule number 5 is, रूल नंबर 5 ये कह रहा है कि आपका जो कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, कलेक्ट, जब बच्चे माइक म्यूट कर लीजिए, जो भी जहाँ से भी आवाज आ रही है, वो बैकग्राउंड में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। यस, जो कलेक्टिव नाउन है आपके, ठीक है, जैसे आपका टीम हो गया, ठीक है, जैसे आपका कंपनी हो गया, ठीक है, उन वो कभी कभी दोनों तरह यूज होते हैं, ठीक है, सिंगुलर भी प्लूरल भी, ठीक है। कैसे होता है ऐसा? द जूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अच्छा, दिस इज नॉट अ करेक्ट एग्जाम्पल फॉर दिस, ठीक है, ये सही एग्जाम्पल नहीं है इसके लिए, ठीक है। जूरी वर डिवाइडेड होगा, जूरी वर डिवाइडेड। क्यों वर होगा? जब कोई टीम या जब कोई कलेक्टिव नाउन एक ही गोल की तरफ एक ही साथ काम करता है, फॉर एग्जाम्पल द जूरी हैज गिवन देयर डिसीजन और टेकन अ डिसीजन, तो वो डिसीजन पूरे जूरी ने एक साथ लिया है, इसीलिए वहां पर हैज लगा है, हैव नहीं। जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, यानी कि कुछ लोग जो हैं, जूरी अगर मान लीजिए, जूरी आपका, जूरी अगर किसको नहीं पता तो मैं बता दूं कि जब जो जज होता है उसके अलावा कुछ लोग बिठाए जाते हैं कोर्ट में, जो जज को हेल्प करता है जजमेंट देने के लिए, ठीक है। कुछ 12-13 लोग होते हैं, ठीक है, जिनका बहुत हायर अथॉरिटी पोजीशन होता है जस्टिस में, ठीक है। उन लोगों को साथ में बैठाया जाता है, तो सबको जब एक साथ रेफर करते हैं तो जूरी बोलते हैं, ठीक है। तो जब उस मेंबर्स, मान लीजिए कि 7-8 मेंबर्स हैं, उसमें से 4 बोल रहे हैं कि जो पर्सन का है जिसके ऊपर केस चल रहा है वो इनोसेंट है, और 4-5 पर्सन है जो बोल रहे हैं कि, या 2-3 पर्सन है जो बोल रहे हैं कि वो गिल्टी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दोनों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि इनोसेंट है या गिल्टी है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट में, यानी कि जब आपका जो टीम हो गया या जो कलेक्टिव नाउन हो गया, वो साथ मिलके कोई काम नहीं कर पा रहा है या अलग अलग कुछ काम कर रहा है, तब वहां पर आप इसे एज अ प्लूरल नाउन देंगे, ठीक है, एज अ प्लूरल नाउन रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कमिटी हो गया, द कमिटी हैज डिसाइडेड that on Friday it will be the renovation will start, ठीक है। इसका मतलब कि पूरी कमेटी ने साथ में बैठ के डिसाइड किया। हो सकता है कि उस कमेटी का कोई एक मेंबर या 2 मेंबर उस रेनोवेशन के अगेंस्ट हो, बट जो फाइनल वोट होता है, यानी कि नंबर ऑफ पीपल हु आर वोटिंग अगेंस्ट एंड फॉर, तो फॉर में वोट किया गया बहुत ज्यादा लोगों ने, तभी ये डिसीजन लिया गया। तो फिर भी इसको यही बोलेंगे कि पूरे कमेटी ने साथ मिलकर डिसीजन लिया। बट अगर मैं कहूँ
कि 10 मेंबर अगर हैं कमेटी में तो 5 बोल रहे हैं कि रिनोवेशन होना चाहिए, 5 बोल रहे हैं कि रिनोवेशन नहीं होना चाहिए. So the committee could not come up with any decision due to the conflict within them. Within them, them मतलब them किसके लिए यूज करते हो? प्लूरल के लिए यूज करते हो. तो within them मतलब क्या हो गया कि आपका कमिटी जो है उसमें आपस में लड़ाई चल रही है, आपस में वो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है. तो दिस इज द रूल नंबर 5 कि कुछ नाउन जो हैं आपके वो कभी कभार सिंगुलर यूज होते हैं और कभी कभार प्लूरल यूज होते हैं, डिपेंडेबल ऑन द वर्क दे आर डूइंग. अगर वो एक साथ एक काम कर रहे हैं तो उनको आप सिंगुलर में लेंगे, अगर वो अलग अलग काम कर रहे हैं तो उनको आप प्लूरल में लेंगे. आई होप देयर इज नो डाउट रिगार्डिंग दिस. रूल नंबर 5 तक सब समझ गए? रूल नंबर 5 तक प्रॉब्लम नहीं? No, Then ma'am. moving Yes. moving to 6. Rule number 6 क्या कहता है? There are some nouns which have one meaning in a singular and another in plural. ठीक है, अगर मैं एक वर्ड लूं, ठीक है, उसका अगर मैं सिंगुलर फॉर्म लूं और प्लूरल फॉर्म लूं तो दोनों में जो होता है, दोनों में आपका मीनिंग जो होता है वो चेंज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल सिंगुलर है एडवाइस और प्लूरल है काउंसल. ठीक है, काउंसल का मतलब जैसे आप काउंसलर के पास जाते हैं, काउंसलर का मतलब क्या हुआ कि वो आपको काउंसिल कर रहा है कि किस तरह. अच्छा, इफ द मीटिंग एंड इट इज ऑल राइट, ठीक है, वी कैन टेक द क्लासेस फ्रॉम विल डिस्कस इट फर्दर इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, इफ द मीटिंग एंड डोंट वरी अबाउट रीजॉइनिंग. ठीक है, आई हैव टेकन द अटेंडेंस और नेक्स्ट क्लास में ये इशू नहीं होगा जो हमारा 40 मिनट का क्लास है, तो ये इशू नेक्स्ट क्लास Ma'am. है हमारा. यस Okay. Someone is in waiting room, ma'am. बच्चे वेटिंग रूम में अभी मैं अलाउ नहीं कर सकती. इट इज 11:34. ठीक है, आधा क्लास हो मैम चुका वो है, ज्वाइन थी अभी लीव कर गई नेटवर्क की वजह से. रीज्वाइन कर रहे हैं. ठीक है, रीज्वाइन करिए तो उसका अटेंडेंस बन गया होगा. यस, आई विल सेंड दिस पीडीएफ इन द ग्रुप. ठीक है, ये मैं आपको पीडीएफ जो है ग्रुप में सेंड कर दूंगी. उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो एज आई वाज सेइंग कि यस, यहाँ पर जो है प्लूरल में, ठीक है, सिंगुलर में अगर मैं एडवाइस एक दे रही हूँ, इसका एडवाइस अगर मैं दे रही हूँ इसका मतलब मैं आपको काउंसिल कर रही हूँ, मैं आपको हेल्प कर रही हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्व करने में. एडवाइसेस अगर मैं बोल रही हूँ तो इसका मतलब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ. ठीक है, एडवाइसेस का मतलब मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, यानी कि आपको मैं वो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ जिसका हेल्प करके या जिसका यूज करके आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. एयर का मतलब हो गया कि एटमॉस्फेयर का जो एयर है. एयर्स का मतलब प्राउड. एयर्स का मतलब प्राउड इसलिए होता है क्योंकि एयर्स जो है वो एक फ्रेज में यूज होता है. ठीक है, वो लोग जो बहुत ज्यादा प्राउड हैं अपने ऊपर या किसी और के ऊपर. ठीक है, अथॉरिटी हो गया. अथॉरिटी का मतलब कमांड होता है सिंगुलर में. अथॉरिटीज मतलब पर्सन इन पावर. अथॉरिटी का मतलब अगर मैं कहूँ कि आई डोंट हैव द अथॉरिटी टू ग्रांट यू एनी लीव, इसका मतलब मेरे पास वो पावर नहीं है कि मैं आपको आपका जो लीव है उसको ग्रांट कर सकूं. ठीक है, अथॉरिटीज मतलब क्या हो गया कि इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द क्लासेस प्लीज टॉक टू द अथॉरिटीज. इसका मतलब क्या हुआ कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है या जो मैनेजर हैं या जो भी हायर अथॉरिटी डिपार्टमेंट है उनसे आप बात करिए कि जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, आई एम नॉट एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम. ठीक है, तो दोनों में आपका मीनिंग सिमिलर एक तरह से आप कह सकते हैं, लेकिन चेंज हो रहा है. चेंज हो रहा है. एक अथॉरिटी सिंगुलर मतलब कि मेरे पास वो कमांड नहीं है, मेरे पास वो अथॉरिटी है या नहीं है, मेरे पास वो पावर है या नहीं है. अथॉरिटीज मतलब वो सारे पर्सन जिनके पास अथॉरिटी है. एक हो सकता है, दो हो सकता है 5 से ज्यादा हो, 6 से ज्यादा हो, आपको नंबर नहीं पता. अथॉरिटीज मतलब वो लोग जिनके पास पावर है. ओके, सो दिस मच इज योर 6th रूल. 7th रूल कहता है देयर आर सर्टेन नाउन्स इन विच पीपल आर ऑफन कंफ्यूज और कमिट मिस्टेक. ठीक है, क्या है? लेक्चररशिप और लेक्चरशिप. ठीक है, ये क्या होता है? ये कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनमें आपको कंफ्यूजन होता है कि लेक्चररशिप सही है या लेक्चरशिप सही है. दोनों का मतलब क्या होता है इसको सर्च करके आना. ठीक है, दिस इज योर होमवर्क.
लेक्चररशिप और लेक्चरशिप, ठीक है। लेक्चररशिप क्यों गलत है, ठीक है। लेक्चरर मतलब होता है कि जो लेक्चर देते हैं, लेक्चर मतलब जो मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, जो लेक्चर दिया गया, जो इंफॉर्मेशन पास ऑन की गई। लेक्चरशिप क्यों बोलते हैं और लेक्चररशिप क्यों नहीं बोलते हैं, इसका आप नेक्स्ट क्लास मुझे आंसर देंगे। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप देयर इज नो डाउट। और इसका पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। इसी तरह हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, बहुत सारे रूल्स हमारे हैं, ठीक है, जिनको हमको पढ़ना है, ठीक है। डोंट वरी अबाउट द टाइम, लॉट ऑफ टाइम टू कवर अप ऑल द सिलेबस, ठीक है। और एक्टिविटीज साइड बाय साइड हम लोग करते रहेंगे फॉर योर कम्युनिकेशन पार्ट। आपका जो कम्युनिकेशन पार्ट है उसके लिए हम साइड बाय साइड एक्टिविटीज करते रहेंगे। होमवर्क के लिए आपका ये बताना है मुझे कि व्हाई इज इट लेक्चरशिप एंड नॉट लेक्चररशिप। रूल नंबर 7 कहता है कि कुछ ये जो आपका वर्ड्स हैं, ठीक है, कुछ बच्चे इनमें कंफ्यूज कर जाते हैं या कुछ लोग इनमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि लेक्चररशिप सही होगा या लेक्चरशिप सही होगा। तो आपको मुझे ये बताना है, हालांकि मैं अगर नहीं मिलता इसका आंसर तो मैं बताऊंगी, बट स्टिल आप अपने से ट्राई करिएगा ये आंसर करने का कि लेक्चरशिप क्यों सही है और लेक्चररशिप क्यों गलत है, ठीक है। व्हाई इज द मोर इम्पोर्टेंट व्हाट, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। व्हाई जो है, व्हाई क्वेश्चन, क्यों वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमेशा क्या वाले क्वेश्चन से या व्हाट वाले क्वेश्चन से। क्यों जानना ज्यादा जरूरी रहता है, उससे क्या होता है, जल्दी आपको याद होता है। सो आई होप एवरीवन इज क्लियर। अभी तक जो पढ़ाया और होमवर्क भी क्लियर हो गया सबको। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ चलिए, वेरी गुड। देन दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास, ठीक है। एंड आई होप वी कैन कंटिन्यू दिस फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में एक एक्टिविटी भी आपको कराऊंगी, ठीक है, फॉर योर कम्युनिकेशन पर्पस, ठीक है। कम्युनिकेशन के लिए मैं एक एक्टिविटी आपको कराना चाहूंगी और उसके लिए कुछ डाटा मैं आपको ग्रुप में भी सेंड करूंगी इंस्ट्रक्शन के साथ। सो डोंट वरी कि ये समझ नहीं आ रहा क्या करें उसका क्या नहीं करें, इंस्ट्रक्शन के साथ मैं आपको इंफॉर्मेशन पास ऑन करूंगी। So this is all for your today's class. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.